क्या आप भी उन लोगों में शामिल हो जो अपनी इच्छाएं और प्लान्स दूसरों को बताए बिना नहीं रह पाते? अगर हाँ तो आज ही से बंद कर दीजिए। अपने प्लान्स औरों को बताओगे तो सच मानिए वो कभी पूरे नहीं होंगे। इस वीडियो में आज मैं 48 लॉज ऑफ पावर का तीसरा लॉ एक्सप्लेन करूंगा। ये लॉ है कंसील योर इंटेंशंस। ऑथर ने 2 कहानियों के जरिए इस बात को बड़े अच्छे से समझाया है। पहली कहानी है मार्केज की। मार्केस एक 22 साल का जवान लड़का था जो काफी हैंडसम और डैशिंग था, लेकिन रोमांस के मामले में अभी इनएक्सपीरियंस्ड था। तो मार्केस को एक यंग काउंटेस पसंद थी, लेकिन वो उसे भाव नहीं दे रही थी। इसलिए उसने उस समय की सबसे अनुभवी कोर्टिसन निनोन डी लेंक्लोज से मदद मांगी। निनोन 62 साल की थी और आर्ट ऑफ सिडक्शन में उससे माहिर पूरे फ्रांस में कोई नहीं था। मार्क्वेज की प्रॉब्लम सुनने के बाद उसने मार्क्वेज को बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि यह किसी जंग से कम नहीं होगा। तुम्हें हर वो बात माननी पड़ेगी जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी। हमें हर एक चाल बड़ी सावधानी और समझदारी से चलनी पड़ेगी। तो उसने मार्क्वेज को कहा कि सबसे पहले तो जब भी तुम काउंटेस से मिलो तो उसके सामने सिर्फ दोस्त बनने का प्रपोजल रखना और उससे दूरी बना लेना। उसे लगना चाहिए कि तुम बस दोस्ती में इंटरेस्टेड हो, ना कि लवर बनने में। ऐसा करने से वो कंफ्यूज हो जाएगी और उसके बाद तुम्हें उसे जेलस फील करवाना है। ऐसा करने के लिए मार्क्वेज पेरिस में एक पार्टी में काउंटेस जितनी ही खूबसूरत लड़कियों के साथ गया। तो जब भी काउंटेस मार्क्वेज को देखती वह सुंदर लड़कियों से घिरा रहता। इससे काउंटेस के मन में जेलसी पैदा होने लगी और उसकी नजर में मार्क्वेज की छवि ऐसी बनने लगी जिसे और भी सुंदर लड़कियां पाना चाहती हैं, और उसके मन में भी मार्क्वेज को पाने की इच्छा बढ़ने लगी। निनोन ने मार्क्वेज को समझाया कि लड़कियां जिस लड़के के प्रति इंटरेस्टेड होती हैं वो ये देखना पसंद करती हैं कि दूसरी लड़कियां भी उस लड़के में इंटरेस्टेड हैं, और उस लड़के को दूसरी लड़कियों से छीनना लड़कियों के लिए विनिंग एक्सपीरियंस की तरह होता है। फिर उसे काउंटेस को और कंफ्यूज करना था, जिसे काउंटेस बिल्कुल ना समझ सके कि मार्क्वेज के मन में चल क्या रहा है। जैसे मार्क्वेज उस फंक्शन में नहीं जाता जहां काउंटेस उसके आने की उम्मीद करती। एक दिन मार्क्वेज अचानक ही उस सैलून में पहुंच गया जहां काउंटेस अक्सर जाया करती थी, और काउंटेस ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। काउंटेस बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर पाती थी कि मार्क्वेज कब क्या करने वाला है। इस सब से वो एक इमोशनल कंफ्यूजन की स्टेट में रहती, जो सिडक्शन के लिए एक जरूरी आधार है। ये सारी चीजें कई हफ्तों तक चलती रही और निनोन अपने जासूसों की मदद से मार्क्वेज की प्रोग्रेस को जांचती रही। अब काउंटेस मार्क्वेज के जोक्स पर ज्यादा हंसती थी, उसकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनती थी। अब वो पीछे से मार्क्वेज की ज्यादा बातें करने लगी थी और उसकी आंखें अब मार्क्वेज को ही ढूंढती रहती थी। निनोन ने मार्क्वेज को भरोसा दिलाया कि कुछ टाइम और तुम्हें ये नाटक करना है, फिर काउंटेस खुद तुम्हारे पास आएगी। लेकिन मार्क्वेज अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया और एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। एक दिन जब मार्क्वेज काउंटेस के घर पर उसके साथ अकेला था तो उसने निनोन की इंस्ट्रक्शंस को छोड़कर अपने तरीके से काउंटेस से बात करना शुरू कर दिया। उसने काउंटेस का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया है। काउंटेस इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने अपनी असली इंटेंशन को जाहिर कर दिया था। प्यार जैसे भारी शब्द को सुनकर मार्क्वेज के असली इरादे काउंटेस के सामने आ गए। फिर वो बहाना बनाकर वहां से चली गई, क्योंकि ये वो मार्क्वेज नहीं था जिसे वो आकर्षित हो रही थी। ये तो बस प्यार के लिए डेस्परेट एक आदमी था। और उसके बाद फिर वो मार्क्वेज से नहीं मिली। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? निनोन सिडक्शन के खेल की माहिर खिलाड़ी थी। उस टाइम के ग्रेटेस्ट थिंकर्स और पॉलिटिशियंस उसके लवर्स रह चुके थे और उस समय उसकी रेपुटेशन बहुत बड़ी थी। फ्रांस की सबसे इम्पोर्टेंट फैमिलीज अपने बच्चों को उसके पास सीखने के लिए भेजती थी। निनोन जानती थी कि आदमी और औरत का स्वभाव काफी अलग होता है, लेकिन बात सिडक्शन की हो तो उन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है। दोनों को पता होता है कि कब उन्हें सिड्यूस किया जा रहा है और दोनों को ही उसमें मजा आता है। आप डायरेक्टली बोलकर अपनी इंटेंशंस को रिवील नहीं कर सकते, बल्कि आपको छोटे छोटे सिग्नल देने होते हैं। आपको अपने टारगेट को कंफ्यूजन में डालना होता है। इससे उसमें एक्साइटमेंट पैदा होती है। जब मार्क्वेज ने प्यार शब्द का प्रयोग किया, सब कुछ बदल गया। अब तक जो बातें काउंटेस को प्रभावित करती थी, अब वही सब उसे घिनौना लगने लगा। मार्क्वेज ने इस लॉ के अगेंस्ट काम किया था, जिसका नुकसान उसे भुगतना पड़ा। अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ और जानते हैं कि कैसे बिस्मार्क ने इस लॉ का सही तरीके से इस्तेमाल किया।
1850 में यंग बिस्मार्क, जो प्रूशियन पार्लियामेंट में डिप्टी था, अपने करियर में एक टर्निंग पॉइंट पर था। उस समय का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था जर्मनी के बहुत सारे डिवाइडेड स्टेट्स का यूनिफिकेशन, जिसमें एक स्टेट प्रूशिया भी था, और ऑस्ट्रिया के साथ संभावित युद्ध। ऑस्ट्रिया तब काफी पावरफुल था और वो जर्मन्स को वीक रखना चाहता था। उसने धमकी भी दे रखी थी कि अगर जर्मन्स ने यूनिफिकेशन की कोशिश की तो वो युद्ध छेड़ देगा। प्रिंस विलियम, जो प्रूशिया का अगला राजा बनने वाला था, वो युद्ध के फेवर में था और पार्लियामेंट भी उसके साथ थी। लेकिन वर्तमान राजा फ्रेडरिक विलियम और उसके मंत्री युद्ध के खिलाफ थे और वो पावरफुल ऑस्ट्रियंस को नाराज नहीं करना चाहते थे। अपने पूरे करियर में बिस्मार्क एक शक्तिशाली प्रूशिया का समर्थक रहा था। वो जर्मनी के यूनिफिकेशन का सपना देखता था और ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराना चाहता था, जिसने इतने लंबे समय तक जर्मनी को डिवाइडेड रखा। उसके लिए युद्ध एक ग्लोरियस पर्पस था। इन सब बातों के बावजूद उसने पार्लियामेंट में एक स्पीच दी जिसने सबको चौंका दिया, जिसमें उसने युद्ध की विभीषिका की निंदा की। उसने बताया कि कैसे उसका देश बर्बाद हो जाएगा अगर युद्ध हुआ तो। इसके अलावा उसने ऑस्ट्रिया के एक्शंस को भी डिफेंड किया। इससे सब कंफ्यूज हो गए और बहुत सारे मेंबर्स ने अपने वोट बदल लिए, जिससे प्रेजेंट किंग और उसके मिनिस्टर्स जीत गए और युद्ध टल गया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे प्रभावित होकर उसे कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। कुछ सालों के बाद वो प्रूशिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया और इस पद पर पहुंचकर उसने अपने पीस लविंग राजा को युद्ध के लिए तैयार कर लिया और फिर युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराकर उसने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया। जब बिस्मार्क ने पार्लियामेंट में वह स्पीच दी थी, तब तक वो कुछ कैलकुलेशंस कर चुका था। पहला तो ये कि वो जानता था कि वर्तमान में प्रूशिया की आर्मी इस हालत में नहीं है कि वो ऑस्ट्रिया को हरा पाए। अगर युद्ध होता है तो ऑस्ट्रिया आसानी से प्रूशिया को हरा देगा। दूसरा ये, अगर वो युद्ध को सपोर्ट करता है और वो हार गए तो उसका करियर यूं भी खत्म हो जाएगा। राजा शांति चाहता था और बिस्मार्क पावर, और ऐसा करने के लिए उसने एक ऐसे कोज को सपोर्ट किया जिससे वो खुद भी एग्री नहीं करता था। उसने सबको धोखे में रखा और अपनी असली इंटेंशंस को छुपा कर रखा। जरा सोच कर देखिए, अगर बिस्मार्क अपनी ट्रू इंटेंशंस को बता देता कि हमें अभी वेट करना चाहिए क्योंकि हम अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं और समय आने पर युद्ध करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कोई उसकी बात को सीरियसली लेता? उसे इग्नोर कर दिया जाता। उस समय ज्यादातर प्रूशियंस युद्ध करना चाहते थे और वो अपनी आर्मी को ही सुपीरियर मानते थे। या फिर अगर वो राजा को कहता कि मुझे प्राइम मिनिस्टर का पद दे दीजिए क्योंकि मैं आपकी पीस की पॉलिसी को सपोर्ट करता हूँ, तो क्या ऐसा होता? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि उसने सबको मिसलीड किया और अपनी इंटेंशंस को छुपा कर रखा। हम में से ज्यादातर लोग एक खुली किताब की तरह होते हैं। जो हम फील करते हैं वो कह देते हैं। हर जगह अपनी ओपिनियंस को रखते फिरते हैं और अपने प्लान्स और इंटेंशंस को कंटिन्यूअसली रिवील करते रहते हैं। ऐसा करने के पीछे कुछ कारण होते हैं। पहला तो ये कि अपनी फीलिंग्स के बारे में दूसरों को बताना काफी नेचुरल बात है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने ना कहने में काफी एफर्ट और कंट्रोल की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये बहुत मुश्किल होता है। दूसरा ये कि अक्सर ऐसा माना जाता है कि औरों के सामने ऑनेस्ट और ओपन होने से आप उनका दिल जीत सकते हो और खुद को अच्छा दिखा सकते हो। ऐसा सोचने वाले लोग बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। ऑनेस्टी सही मायनों में कोई ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। ऑनेस्टी से लोग ऑफेंड होते हैं, इसलिए आपको वे बातें कहनी चाहिए जो लोग आपसे सुनना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ज्यादा ओपन होने से आप दूसरों के सामने खुद को प्रेडिक्टेबल और फेमिलियर बना लेते हो, जिसे सामने वाला आपसे डरना छोड़ देता है और आपकी इज्जत भी नहीं की जाती। पावर इसी से आती है जब तुम अपनी मन मर्जी के इमोशंस दूसरों में जगा सको। तो ऑनेस्टी को साइड में रखकर खुद को ट्रेन कीजिए अपनी इंटेंशंस को छुपाने के लिए। इस एक क्वालिटी को मास्टर करने से आप सबसे एक कदम आगे रहोगे।